नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और इसमें हम पूरे हफ्ते की खबरों का विश्लेषण और अगले हफ्ते के लिए आपके दिमाग में उठने वाले सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिससे आप बेहतर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट की राय बना सकें। ये महीना बहुत खास था और बाजार में अगर आप पूछे तो लास्ट वीक ना एक्सट्रीम बेयरिश का मूड था। सबको लग रहा था बाजार में पता नहीं कितनी बड़ी गिरावट आने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ऐसा बाजार ने दिखाया भी करके 200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट ऊपर। अमेरिका से तरह तरह के क्यूज़ आ रहे हैं। बॉन्ड यील्ड एकदम लाइफ हाई 17-18 साल के हाइस पे चल रही। क्रूड $100 की तरफ पहुंच रहा है। इन सारे क्यूज़ के बीच में वाकई मतलब रिटेल इन्वेस्टर तो बेचारा डर ही जाता है। बड़े बड़े लोगों को भी लग रहा था कि बाजार में पता नहीं क्या होने वाला। अमेरिका में तो तमाम सारे ब्रोकरेज, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, सब ने अनाउंस कर दिया कि बहुत हालत ख़राब हो सकती है। और एक तो ये भी रिपोर्ट आई कि अगर सिस्टमैटिक फंड जो मोमेंटम चेस करते हैं उनकी माने तो कई सारे ऐसे लेवल्स टूट सकते हैं। इवेंट की अगर आपका इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट रहता तब भी बहुत संभावना है कि वो लेवल्स टूटे और लगभग ग्लोबल इक्विटीज़ में $50 बिलियन की सेलिंग आ सकती है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी मार्केट में दी गई। यानी एक्सट्रीम बेयरिश माहौल था। लेकिन इस माहौल में महीना कैसे ख़त्म किया मार्केट? निफ्टी 2% ऊपर, मिड कैप 3% ऊपर। और पूरे साल यानी 2023 कैलेंडर ईयर में देखें तो निफ्टी 8.5% ऊपर, मिड कैप 25% ऊपर और स्मॉल कैप 27% ऊपर। अब कंफ्यूज कर दिया ना मैंने आपको। अब इसी को आज डिकोड करना है कि दरअसल मार्केट में चल क्या रहा है, इतना कन्फ्यूजन क्यों है। खाली एफआई बेचना इसलिए में डरना चाहिए, यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ गई बहुत डरना चाहिए, क्या हो सकता है? इन सब चीज़ों को आज हम डिकोड करेंगे और यही सारे हमारे आज के सवाल भी हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे कि मिड कैप में क्या। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आईटी और बैंक नहीं चल रहे हैं तो बाजार कैसे चलेगा? सबसे ज़्यादा वेटेज तो नहीं क्या है, तो मार्केट चलेगा कैसे? इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है ना। इन सब पे बातचीत होगी और मेरे साथ जो मेहमान है आज बातचीत करने के लिए मैं आपका परिचय करा देता हूँ। सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड के। अभिषेक अग्रवाल जी हैं, मैनेजिंग पार्टनर रॉकस्टार कैपिटल के। सोमनाथ मुखर्जी हैं, CIO ASK प्राइवेट वेल्थ के। सोमनाथ जी पहली बार आए। सोमनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है आपको और बहुत मज़ा आने वाला है आज आपको इस डिबेट में। साथ ही जसप्रीत सिंह अरोड़ा जी हैं, CIO रिसर्च एंड रैंकिंग के। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, क्या हो रहा है मार्केट में? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, 200 ये क्या है? ये ऐसे थोड़े बाजार होता है। समझाइए क्या चल रहा है। बात यह है कि हमारे मार्केट में एफआईआईस की फ्लोज तेल की दाम के बढ़त के कारण और फेड के एक बहुत मैं कहूंगा नेगेटिव स्टेटमेंट मार्केट की तरफ से कि रेट कट सामने नहीं दिख रहा है, रेट पर रेट पॉज दिख रहा है। ये दोनों एक इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छी चीज नहीं है, मगर उसके अंदर तेल का दाम इंडिया के लिए बहुत खास रहती है क्योंकि 80% हम अपना क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए पूरे सितंबर महीने में आपने देखा कि एफआईएस की बिल्कुल बिक्री हो रही थी और नेचुरली प्राइसेस के ऊपर उसका दबाव आ रहा था। मगर 200 पॉइंट नीचे क्या, ये कारण बताया मैंने। 200 पॉइंट ऊपर का कारण है कि 16,000 करोड़ जो पैसा म्यूचुअल फंड को मिल रहा है हर महीने, और उसमें से ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहे हैं। SIP की ब्रेकअप देके तो ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहे हैं। तो जब एफआईएस बेचते हैं तो लार्ज कैप ही ज्यादा बेचते हैं ना, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले पैसा जो होता है वो मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहा है। तो लार्ज कैप में इमीडिएटली खरीदारी करने के लिए नेट लार्ज कैप सेगमेंट में फ्लोस नेगेटिव है। तो अगर उनको वो लार्ज कैप खरीदना चाहिए तो कुछ मिड एंड स्मॉल कैप को बेचना चाहिए। तो स्टेप 1 में जो समझिए कि एफआईएस की सेलिंग हुई, लार्ज कैप के दाम गिरे, फिर मिड एंड स्मॉल कैप को बेचने की कोशिश है फंड मैनेजर्स की ओर से, ताकि वो उन लार्ज कैप जो पहले थोड़े ओवर वैल्यू लग रहे, आज थोड़े रीजनेबल लग रहे, अच्छी कंपनियां हैं, उनको खरीदने के लिए। एट द सेम टाइम SIP का इंस्टॉलमेंट आ जाता है तो वही स्मॉल कैप जो गिरा उसको खरीदने के लिए 1 या 2 दिन के बाद उनको भी हाथ में मोहलत मिलता है। तो ये स्टोरी है और इसमें जस्ट एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट है कि हमने डेटा देखा कि करीबन 30 से 40% जो इंक्रीमेंटल फ्लोज अप्रैल टू अगस्त आए, तो ये सितंबर में तो सेलिंग थी, उसमें एफआईआईस डेडिकेटेड इंडिया मिड कैप फंड्स में निवेश कर रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है माहौल में। पहले तो एफआईआईस खाली लार्ज कैप या वेरी लार्ज मिड कैप्स में निवेश करते थे, मगर अब और हमारी जानकारी ये शायद ये जापान से ओरिएंटेड एफआईआईस की पैसा है कि एक इंडिया डेडिकेटेड मिड कैप फंड लॉन्च होके वो पैसा इकट्ठा करके वो, यानी आज मिड कैप में बाइंग नॉट ओनली फ्रॉम डोमेस्टिक फंड बट एफआईआईस। और ये वाला पैसा जो है वॉलेटाइल नहीं है, क्योंकि ये मिड कैप फंड सब एक लॉन्ग टर्म तौर पर आ रहे हैं। तो वेरएस लार्ज कैप में आपको हेज फंड्स जो कि हॉट बटन एफआईआईस होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है या तेल का दाम बढ़ता है तो इंडिया को बेचते हैं, ऑपोजिट मूव तो खरीदते हैं। तो वॉलेटिलिटी जो आती है मार्केट में वो हेज फंड के कारण है। मगर ये मिड कैप के अंदर जो आ रहे हैं वो लॉन्ग ओनली फंड्स है, जो ज्यादातर 3-5 इयर्स की आउटलुक से आ रहे हैं, तो वो भी एक मिड कैप को सपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए आपने जो आंकड़े बताए कि इस महीने की रिटर्न्स में भी मिड कैप वाज बेटर देन लार्ज कैप, साल से अब की रिटर्न्स में भी मिड कैप और स्मॉल कैप आर मच बेटर देन लार्ज कैप, इनफैक्ट 3 गुना। तो यही कारण है कि फ्लोस की सपोर्ट मिड एंड स्मॉल कैप को मिल रही है। मगर वहां पे क्या होता है कि हर एक मिड कैप स्टॉक को जाके नहीं खरीदते ना, हर एक को दाम को जज करते हैं और उस हिसाब से वो खरीदारी करते हैं। तो इसलिए गैप होता है बिटवीन मार्केट करेक्शन एंड मार्केट रिकवरी। तो यही है इस महीने की बात, और मैं समझूंगा कि अगले महीने भी ये ब्रॉड माहौल वैसे ही रहेगा, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर आप एक दिसंबर मंथ के तक आप देखें 2 महीने, तो ये हेज फंड वाले टॉप प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, तो थोड़ी बहुत और सेलिंग उनकी तरफ से भी आ सकती है। और तेल अगर 100 पार करके 110 तक चला गया तो और भी थोड़ी दबाव आ सकती है। तो माहौल जो सितंबर से शुरू हुआ वो फॉरेनर्स की ओर से ज्यादातर सिमिलर रहेगा। मगर डोमेस्टिक में इकोनॉमिक नंबर्स, फेस्टिवल सीजन है, कंजम्पशन के नंबर अच्छे आएंगे, आपको वो अच्छी खबर आएगी, सपोर्ट फ्लोस की भी है। मगर डोमेस्टिकली अगर कोई कंसर्न की बात है वो है ये स्टेट असेंबली वाली इलेक्शन, क्योंकि वो हिंदी हार्टलैंड में सिग्निफिकेंट स्टेट्स है। तो अगर उधर रिजल्ट्स में कुछ एरा गेरा चीज हुआ तो मार्केट में वो एक अनसर्टेनिटी भी पैदा कर सकती है। ये है ओवरऑल समरी ऑफ द मार्केट सिचुएशन। तो ये है। अच्छा, इसमें और आपको एक बात बताऊं मैं आपको, 2007 और 2023 का भी लोगों ने कंपैरिजन कर डाला। हाँ, वो कंपैरिजन ये बताता है कि 2007 में भी क्रूड का दाम $90 के पास था, यूएस ट्रेजरी 4.5% भी थी 10 साल वाली, भारत के 10 साल वाले बॉन्ड 7.8 थे, आज से थोड़ा सा ज़्यादा। तो सिनेरियो बिल्कुल वैसा ही है या कुछ और? ये क्या है? ये भी ऐसे जैसे देखो मार्केट का जब मूड खराब होता है ना, लास्ट 10 दिन याद करिए आप सितंबर के, क्या भयानक मूड था, लग रहा था कि सब खत्म। तो उस समय ये रिपोर्ट्स आने लगती हैं। 2007 में ऐसा था, आज भी वैसा ही है, तो वैसा ही होगा। ये आपको दिखा था, आपको नजर पड़ी इस रिपोर्ट में? देखिए ये भी नजर पड़ी, और एक भी चीज है, अगर आप इकोनॉमी की हालत देखें और वेरियस सेक्टरल फंड्स की हालत देखें तो 2003 वाली बात भी अभी रिपीट हो रही है। तो एक सोच ये है कि 2003 से 8 जो मार्केट की हालत हुई थी उसकी अर्ली स्टेजेस में है। तो दोनों तरफ के ऑपोजिट रिपोर्ट्स, एक आप वैल्यूएशन और ऐसे इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं, वो एक चीज बता रही है, मगर इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी आप देखें 2003 में जो था कैपेक्स साइकिल की शुरुआत और जो सिक्लिकल सेक्टर्स की अप ट्रेंड, वो इकोनॉमिक हालत इंडिया की उसी के सिमिलर है। तो वो एक काउंटर है जो चीज आप कह रहे हैं। सेकेंड बात मैं कहूंगा कि आज मार्केट को यहां से आगे कैसी सोच है, यही है। ये एब्सोल्यूट लेवल ऑफ 7.8% या $95 ये नहीं है। क्या आने वाले दिन में ये 95 110 की ओर जा रहा है या 95 से 85 जा रहा है, वो ज्यादा मायने रखती है। तो मैं ये एब्सोल्यूट लेवल्स पे कुछ मैं मायने नहीं रखता हूं, मेरे को ट्रेंड लेवल्स कैसे लग रहे हैं वो एक बात है तो देखने के लिए। तो काउंटरिंग चीज मेरे दोनों तरफ आ रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल जी, क्या मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप ने थोड़ा सा बबल बना दिया है, रिटेल को डरा दिया है? क्योंकि जब लार्ज कैप से आप कंपेयर करो तो वो 4-5 गुना उनका रिटर्न दिखता है। इवन स्मॉल कैप में तो और इंटरेस्टिंग डेटा है सर। 250 महीने का अगर आप डेटा देखें तो केवल 1 साल है जहाँ पे वो नेगेटिव, अदरवाइज वो लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक झटका जब बीच में आपको याद होगा मिड कैप में आया था तो बहुत बड़े बड़े लोग हिल गए थे, 1200 पॉइंट जब एक दिन में गिरा था। उसी दिन ये डिबेट भी शुरू हो गई थी, लार्ज कैप मिड कैप, लार्ज कैप मिड कैप। अब अग्रवाल जी, क्या थोड़ा सा डर है, रिटेल को डरना चाहिए, थोड़ा सा
रिस्की हो गया है मार्केट इस समय? जी बिल्कुल नीरज जी, अगर आप ध्यान रखें, लास्ट टाइम जब मैं आपके शो में आया था तब भी मैंने कॉशन उस समय भी दिया था कि मार्केट मुझे ओवर हीटेड लग रहा है, स्पेशली जहां पे मैं बात कर रहा हूँ वो स्मॉल मिड कैप है। नाउ जो रैली है वो लार्जली इसलिए है बिकॉज एक लंबे समय तक एक अंडर ओनरशिप रही मिड एंड स्मॉल कैप में, एंड एक ब्रीफ पीरियड कुछ 24 महीने तक एफआईसी कंटिन्यू सेलिंग थी अक्रॉस द सेक्टर्स। तो वहां पे कुछ मूड ऐसा बना नहीं था तेजी का कि जहां पे कोई मिड एंड स्मॉल कैप में बाइंग हो। पर जैसे ये रिवर्स हुआ, स्पेशली फ्रॉम द अप्रैल फर्स्ट ऑनवर्ड्स इन 2023, और अभी लास्ट हम 5 महीने 6 महीने की तेजी देख रहे हैं, तो वहां पे एफआईएस का जब रुख बना, जो एक पैसा हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली इनफ्लोस, वहां पे एक रुझान स्मॉल मिड कैप की तरफ भी गया। और जिस तरह के क्वांटम का पैसा इस समय आया वहां पे, क्योंकि ये ऑफकोर्स एक कम लिक्विड वाली जगह है, ज्यादा ओनरशिप नहीं है, प्रमोटर ड्रिवन अभी भी है, तो ये रश में ये हश हश जैसा कुछ हो रखा है जहां पे इतनी बड़ी तेजी हमने देखी है। बट ये सस्टेनेबल है क्या, मेरे भी रिजर्वेशंस हैं। एक साल में एक इंडेक्स लेवल पे 25% का रिटर्न, इसका मतलब एक पोर्टफोलियो लेवल पे, जो कि टिपिकली इंडेक्स से तो कम ही ओनरशिप होती है वहां पे, मेरे हिसाब से कहीं नहीं करके भी 40% से 50% होगा, जो कि इतने कम पीरियड के अंदर में इतना बड़ा रिटर्न नॉर्मली मार्केट के प्रेसिडेंट में नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा, हमें डेफिनेटली कॉशियस और होने की जरूरत है। मार्केट एक लंबे व्यू के लिए इंडिया कभी भी खराब दिखेगा नहीं, मगर इस समय तो डेफिनेटली हर जगह हर कोई इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड कुछ पास्ट की डेटा या पास्ट का माहौल जैसे हमने पहले भी देखा इंडिया में होता हुआ, डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, एंड हमें डेफिनेटली थोड़ा कैश में रहना चाहिए एंड सेलेक्टिव बाइंग करनी चाहिए। सो मेरा तो ये नजरिया बनता है कि ओवरऑल मिड एंड स्मॉल कैप इज गुड टू बी देयर, बट जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा शुगर डायबिटीज क्रिएट कर देती है, तो मुझे लग रहा है जो ज्यादा हॉट मनी जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे, वहां पे दिक्कत आ सकती है। वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। सोमनाथ मुखर्जी जी जो है एएसके प्राइवेट वेल्थ के सीईओ हैं, और सोमनाथ जी ने बहुत बढ़िया से रिसर्च भी की है। सोमनाथ जी, ये मिड कैप की वजह से मतलब सारा ठीक रहा, मिड कैप के ऊपर फोड़ा जा रहा है आजकल, मार्केट रिस्की है, महंगा है, बड़ा हो गया है, क्या है वाकई ऐसा? डरना चाहिए लोगों को? जी एक्चुअली आप अगर मार्केट को देखें तो ये बहुत आसान है कह देना कि ये मिड कैप बहुत ज्यादा चल गया है, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा चल गया है, वैल्यूएशंस इनकी काफी बढ़ गई हैं। आप अगर तुलना करें निफ्टी लार्ज कैप से ज्यादा हो गई हैं, लेकिन आप अगर डेटा देखें ऐसा कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। आप अगर लॉन्ग टर्म एवरेज देखें, जितना लॉन्ग टर्म एवरेज मल्टीपल्स मिड कैप की होती है, आप 10-15 साल का डेटा देख लें, आज उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जितना एवरेज मल्टीपल निफ्टी का होता है उसका भी आज थोड़ा ज्यादा है। और आप बनस्पत वो भी अगर देख लें कि अर्निंग्स ग्रोथ क्या हुई है मिड कैप, और जो छोटी कंपनियां हैं, इमर्जिंग जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ पिछले 2-3 साल में काफी ज्यादा है, और इस साल भी निफ्टी पैक से बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 2x दुगनी अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई है मिड कैप्स में। तो बिल्कुल फंडामेंटल डेटा में ऐसा कुछ नहीं है जो कहता है कि मिड कैप में बहुत ज्यादा रिस्क आ गया है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। जो 2007 और 2017-18 वाली बात और कंपैरिजन आती है, उसमें एक बहुत बड़ी गलती ये है कि जब हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करते हैं तो लोग इंडेक्स की बात करते हैं। जाहिर है जब मार्केट्स की बात होती है तो ज्यादातर लोग इंडेक्स देखते हैं। आप अगर 2007 का स्मॉल कैप इंडेक्स देखें और मिड कैप इंडेक्स देखें, और 2023 का आज का स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स देखें, उनमें 70-80% फर्क होगा। तो हम ये वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एप्पल्स टू एप्पल, ये एप्पल टू एप्पल नहीं, ये एप्पल टू कस्टर्ड एप्पल वाली कंपैरिजन है 2007 और 2023 की। तो ये करने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इससे अच्छी आर्टिकल्स लिखी जा सकती है, अच्छी डिस्कशंस हो सकती है, लेकिन
जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है, उनके लिए बहुत ज्यादा इसमें कोई इंसाइट नहीं है। इंसाइट तो उसमें होती है कि आप अगर देखें जो जो कंपनियां हैं, जो स्टॉक्स हैं जहां पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जैसे सुनील ने कहा कि ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट या तो रिटेल से आती है या फिर रिटेल से ही आती हैं वाया म्यूचुअल फंड्स, जो SIPs या बल्क फ्लोज आते हैं स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड से, यहीं से ज्यादातर मिड और स्मॉल कैप्स का फ्लोज आता है। तो आप अगर उसको देखें, उन फ्लोज में ना तो कोई गिरावट है, ना ही इसमें ऐसा कोई बहुत कुछ बदल गया है। जो कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा कुछ बदल गया है कि हम ये देख सकते हैं कि इनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी अचानक कम हो जाएंगी, या इनकी वैल्यूएशंस दुगनी तिगनी चौगुनी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर आप एक्चुअल इन्वेस्टेबल यूनिवर्स को देखें, इंडेक्स की बजाय अगर एक्चुअल इन्वेस्टेबल यूनिवर्स को देखें, जो 100-150 स्टॉक्स जहां पे ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करती हैं, उसमें ना तो परफॉर्मेंस में ना ही उनकी वैल्यूएशंस में उतना ज्यादा कोई जिसे कहते हैं कि वैल्यूएशंस हैव रन आउट और रन अहेड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, ऐसा कोई सिचुएशन अभी आया नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि इस मौसम में बहुत ज्यादा कोई जरूरत है कि एक के बजाय दूसरे, वो जो रोटेशन की बात होती है, वो करने की। हाँ, ये बात जरूर है कि सिस्टमिक रिस्क जो हैं वो बढ़ गई हैं। ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो आप अगर याद करें जनवरी फरवरी में हम बात कर रहे थे, तो फेड फंड्स फ्यूचर्स बोल रहे थे कि इस साल 4 रेट कट्स होंगी। इस साल तो एक भी रेट कट नहीं हुई। अभी अगले साल कब रेट कट होगी और कितनी होंगी, उस पर भी अभी काफी चर्चा हो रही है। और फेड फंड्स फ्यूचर्स तो अभी कह रहे हैं कि सिर्फ 2 रेट कट्स होंगी अगले साल। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। एट द मार्जिन भारत में कंजम्पशन कितना होल्ड ऑन करेगा, ऑफ कोर्स अभी ये त्योहार का मौसम आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा वी विल सी सम टेलविंड देयर, लेकिन कितनी देर तक सोमनाथ जी, आप ये कह रहे हैं कि एक ही ब्रश से पेंट ना किया जाए, क्योंकि अगर फ्लैगशिप में रिस्क है तो उतना ही रिस्क फिर मिड कैप में भी है, उसके आसपास ही है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने जो अपनी रिसर्च में वैल्यूएशन का चार्ट दिखाया है बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, कि 2020 में जो मल्टीपल्स मिल रहे थे मिड कैप को, उससे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इस समय है, और निफ्टी में भी लगभग उसी के हिसाब से है, 24 से 18 19 के आसपास आ गए। और ये ट्रेडिशनली पिछले 10-15 साल का अगर डेटा देखें तो मिड कैप हमेशा उससे ऊपर मल्टीपल पे ही चला है। हमेशा मिड कैप का मल्टीपल भी ऊपर रहा है और अर्निंग्स ग्रोथ भी ऊपर रहा है, और जो एवरेज आज की डेट में है, हाँ, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लॉन्ग टर्म एवरेज से। हाँ, लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कुछ एक एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि जैसे कोई स्टॉक 5-10 गुना हो गया, तो वैसे तो बहुत सारे IT स्टॉक भी हैं जो 70 के मल्टीपल में मिल रहे हैं लार्ज कैप में, उनको क्या करेंगे आप? सुनील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए सुनील जी। और एक फर्क है कि टिपिकल लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट जो FIS की तरफ से समझिए, या और एक टिपिकल मिड कैप जो एक मिड कैप फंड मैनेजर या एक लॉन्ग ओनली फंड खरीदता है, इसमें फर्क ये होता है कि लार्ज कैप का कॉल 1 साल 1.5 साल ऐसे साल में होता है। इसलिए जो मार्केट देखती है ना 1 ईयर फॉरवर्ड पी, वो कुछ ना कुछ मायने रखता है कि वैल्यूएशन में कैसी लग रही है अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एवरेज, अगेंस्ट अदर इमर्जिंग मार्केट, अगेंस्ट वर्ल्ड मार्केट, ऐसी बात। मगर मिड कैप में जो फंड मैनेजर खरीदते हैं, मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, फंड मैनेजर जब मिड एंड स्मॉल कैप में खरीदते हैं ना, वो FY27 FY28 की अर्निंग्स को डिस्काउंट करके उस स्टॉक को खरीद रहे हैं, क्योंकि वो 3 to 5 ईयर होल्डिंग में देख रहे हैं। उसको ये 1 साल, ये ट्रेलिंग पी, 1 ईयर फॉरवर्ड पी देख के थोड़ी कोई स्टॉक खरीदता है। जब मैं फंड मैनेजर में जाके खरीद रहा हूं, मैं उसका एक 4 to 5 ईयर का कैश फ्लो का प्रोजेक्शन करके फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो में देखता हूं कि क्या आज वैल्यू है
कंपेयर टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज। तो मेरे लिए वो मायने रखता है। तो मेरे पोर्टफोलियो में मैं FY27-28 के हिसाब से देख रहा हूं कि ये स्टॉक खरीदने से मेरे को फायदा होता है कि नहीं। शायद एक साल में वो न दिखे। और क्यों नहीं दिखेगा एक साल में? क्योंकि ये हाई ऑपरेटिंग लिवरेज और हाई फाइनेंशियल लिवरेज कंपनीज होती है, क्योंकि उनकी तरफ एक उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई होता है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा होता है जैसे सैलरीज। सेकंड, उनकी इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। तो क्या होता है कि 10% ड्रॉप इन सेल्स विल लीड टू 40% ड्रॉप इन bottom line profit, where a 10% increase in sales will lead to 40% increase in EPS। और मार्केट कभी भी वो ईपीएस ग्रोथ को सही नहीं पकड़ती है, क्योंकि ये सब एक जो कहते हैं ना जे शेप रिकवरी वो होता है। तो मेरे ख्याल में फंड मैनेजर के थ्रू जो स्टॉक्स की बाइंग हो रही है वो फ्यूचर क्वालिटी और एक्सपेक्टेशन ऑफ ये सुनील सर बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है इस समय, इसीलिए हम आप जैसे विद्वानों से हम लोग मार्केट समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हर नज़रिए से इसको देखना चाहिए। मैं एग्जांपल से रख रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बोलूँगा और इस पर आप लोगों को कोई नहीं है। जैसे आप देखिए कि ब्लू स्टार नाम की कंपनी अपना QIP लेके आई, QIP के दिन स्टॉक 10% ऊपर गया। जनरली QIP दिन स्टॉक इतना रनअप नहीं करता, जबकि डिस्काउंट हुआ। 1000 करोड़ उन्होंने जुटाए और स्टॉक ने मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया। बहुत बड़ा स्टॉक है मारुति, वो चलता चला जा रहा। ऐसा थोड़ी रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियाँ बिक रही हैं, मंथली नंबर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन शायद मार्केट एक जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रही है इकोनॉमी में उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, जो जिसको भी रीड करने की जरूरत है। मिड कैप में भी वही हो रहा है, लार्ज कैप में भी वही हो रहा है, स्मॉल कैप में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बड़े बड़े ऐसे काम कर रही हैं कि आप अगले 5 साल के लिए अपना जो आपको एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए वो आप आज जुटा ले रहे हैं, तो मार्केट उसको शायद रिवार्ड कर रहा होगा। लेकिन जसप्रीत सर, बेयरिश, एक्सट्रीम बेयरिश, बुलिश, एक्सट्रीम बुलिश या न्यूट्रल, क्या है आप इस समय? गुड इवनिंग एवरीवन। मिड कैप ऑन अ लाइटर नोट, मिड कैप स्मॉल कैप सब बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है लार्ज कैप, वेरी लार्ज कैप, मिड कैप फंड मैनेजर्स के बाद फाइनली स्मॉल कैप फंड मैनेजर को मौका मिला है बात करने को। मैं तो पूरे मार्केट में कह रहा हूँ, आपको जहां से दिल करे वहां से बोलिए। नहीं, चूंकि ठीकरा फोड़ा गया था मिड कैप के ऊपर, इसलिए हमने मिड कैप को बीच में रख दिया। आप बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग था सुनील जी ने, इतने मुझे ऐसा लग रहा था कुछ छोड़ तो दे सुनील जी हमारे लिए कुछ बोलने के लिए, बट इतना अच्छे से उन्होंने कैप्चर किया सारा। बट हमारा मल्टी कैप फंड है नीरज जी, तो एट ऑल टाइम्स हमें सिलेक्ट मिड कैप, सिलेक्ट स्मॉल कैप, सिलेक्ट लार्ज कैप ढूंढते रहते हैं। बट इस समय डेफिनेटली स्मॉल कैप या वेरी स्मॉल कैप जो थोड़े छोटे स्मॉल कैप्स है उसमें इंक्रीमेंटल एक्सपोजर हम कम कर रहे हैं, लार्ज कैप मिड कैप में ही ज्यादा रख रहे हैं। उसका रीजन भी सिंपल है कि करंट ईयर FY24 में आप EPS का P देखेंगे तो लगभग 20 टाइम्स आता है, अगले साल का देखेंगे 18 टाइम्स आता है। FY25 बहुत कंफर्टेबल लेवल है, बहुत ज्यादा इसमें कोई खोने को नहीं है, राइट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिलेटिवली हाई। मिड कैप में देखेंगे अगेन रिलेटिवली कंपेयर टू हिस्टोरिकल एवरेजेस देखेंगे, प्रीमियम टू लार्ज कैप देखेंगे, बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं है उसमें। दिक्कत या रिस्क कहाँ है ज्यादा, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में? वहां पे भी थोड़ा आई वुड से कि सर्टेन पॉकेट्स में जो मुझे यूफोरिया ज्यादा दिखता है, डिफेंस, PSUs, रेलवे, केपेक्स स्टोरीज, जो बीच में एक फेज आ गया था EMS, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है, वो नए जो ये इस तरह का ट्रेंड आ रहा है जो काफी टाइम से या तो चले नहीं है या एकदम ही नए उभर के आए हैं वो पॉकेट्स, उधर थोड़ा यूफोरिया ज्यादा है। एक पॉइंट मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, हम लोग ये जरा कैश कितना है PMSs जो हमारे डायरेक्ट कंपटीटर्स हैं या अदर एडवाइजर्स इन द कंट्री, वो 10 से 20% की रेंज में है, कुछ केसेस में तो 25 से 30% भी रहा है इन द लास्ट 2 months, राइट। अब ये सारे PMSs, ये सारे एडवाइजर्स, दे कांट सेल, राइट, वो इतने ऑलरेडी कैश में, वो क्या बेचेंगे? तो इंक्रीमेंटल सेलिंग उतनी है नहीं मार्केट में, और जो भी नया पैसा आता है, सुनील जी ने बताया, वो सारा फिर अब्सॉर्ब होता है तो मार्केट में इंपैक्ट आता ही है उसका। तो और अभी हम लोग रिसेंटली हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, अरिहंत ब्रोकर्स उन्होंने रेंज की थी लास्ट 3 दिन में, स्मॉल एंड मिड कैप्स की ही कंपनी आई थी, और द अमाउंट ऑफ अटेंशन उसमें जो उनको डिमांड है, जितना लोगों को एक्साइटमेंट है अभी भी, राइट, इवन दो स्मॉल एंड मिड कैप के अराउंड इतना थोड़ा सा अलर्टनेस काफी आ रही है इन द लास्ट 1 month कि क्या वो थोड़ा संभल के चलना चाहिए, उसके बावजूद बहुत ज्यादा डिमांड है। तो नो डाउट जो भी थोड़ा 2, 4, 5 साल का व्यू ले रहे हैं
और स्मॉल एंड मिड कैप का रिस्क रखते हैं, मार्केट रिवॉर्ड कर रही है। और मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा इसमें डरने की जरूरत है, एज लॉन्ग एज वो क्वालिटी है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल ड्राइवर्स ड्रिवन है, अर्निंग्स ग्रोथ ड्रिवन है, और थोड़ा सा बस वो पी को बस थोड़ा संभाल के चलना चाहिए। वो हम लोग बात करते हैं वो 40 to 50 पी आजकल लोग बहुत इजीली मतलब ऐसे बात करके दे देते हैं ऑन अ टारगेट बेसिस कि ये तो मिल ही सकता है। तो वो कहीं कहीं वो जस्टिफाइड है, कहीं कहीं वो थोड़ा नहीं है। वो ग्रोथ में जरूर देख ले, हम लोग पीईजी देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ। तो अगर 40 पीए और साथ में अर्निंग्स ग्रोथ अगर 30 नहीं है, केवल 10, 15, 20% है, तो थोड़ा हमें वो वी टेक अ बैक सीट। तो क्वालिटी combined with earnings growth which is in the range of let's say 25 to 40, सर जसप्रीत अगर सर, वैसा है तो क्वालिटी तो हम लोग उस दिन पता करेंगे जिस दिन मार्केट नीचे आएगा। क्वालिटी तो अभी तो मतलब इवन आप देखिए कोई ऐसी थीम बची है क्या? मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा सेक्टर नहीं चला है। सारे सेक्टर्स में कोई न कोई स्टोरी है या कोई न कोई इसमें थीम। ऐसा नहीं कि सब फर्जी है, सब में कुछ ना कुछ हुआ है, और उनमें मल्टीपल्स में स्टॉक चले, एक्स टाइम्स में, परसेंटेज में नहीं, एक्स टाइम्स में 3 गुना 4 गुना 5 गुना सब में है। फॉर एग्जांपल पावर में देखिए आप, क्या धुआंधार रैली चल रही है। उसका रीजंस भी है कि भाई पावर की डिमांड बहुत है, और अब सितंबर में पीक डिमांड चल रही है, जो जून में होती तो सितंबर में चल रही है। अभिषेक जी, एक बात बड़ी आपकी गहरी है, ये जो सेक्टोरली इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, या लोग एकदम कूद के कुछ भी मुझे ले लेना है, इर्रिस्पेक्टिव के मिड कैप लार्ज कैप कुछ भी हो, वहाँ पे फिर मैंने बताया ना, सितंबर के आखिरी 10 दिनों में सबको याद आ रहा था कि यार वैल्यूएशन देखना चाहिए भाई, है ना, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है मुझे ये बातें उस समय होती हैं। इसके बीच में मुझे एक रास्ता चाहिए। जो बात अभी मुखर्जी जी ने कही, जो सुनील जी कह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं, उसके बीच में कहीं एक कांटा बैठना चाहिए। अभिषेक जी देखिए, मार्केट में तो सदाबहार तेजी लगेगी लोगों को, उसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। मैं अगर लॉन्ग टर्म फंड चला रहा हूँ तो मेरे लिए तो प्राइमरी रॉ मटेरियल पैसा है, और वो पैसा मेरे साथ बना रहे और आता रहे, ये हमेशा चाहूंगा। बट एक इन्वेस्टर के लिए उसका एग्जिट रूट क्या है वो ढूंढता है। सो पॉइंट बीइंग कि देखिए, मार्केट के अंदर में टाइमली प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की स्टोरी खत्म हो गई, कि यहाँ से और तेजी नहीं आएगी, मगर आप सोचेंगे 12 महीने तक कि मार्केट आगे बढ़ता रहेगा, तो ये तो कहीं नहीं होता है। मुझे लग रहा है एक लेवल पे आपको थोड़ा सा अभी कैश रखना चाहिए। थोड़े स्टॉक्स जहाँ पे आपको पता है कि इतनी ज्यादा रनअप हो चुकी है, वहां पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करके रखिए, कैश में रहिए। मुझे लग रहा है आने वाले 6 से 12 महीने में आपको वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी बात है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि इलेक्शंस आ रहे हैं, और अब से स्टेट से लेके जो हमारे नेशनल लेवल पे जो होना है, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों की नर्वसनेस दिख रही है। Although everybody wants the same government to come in the next term also, but in elections you never know what can happen. तो नर्वसनेस मार्केट में भी दिखेगी। तो अभी के लिए क्योंकि एक माहौल पैसे आ रहे थे तो वहां पे रैली देखने को मिली, तो वही अभी दिख रहा है। बट अभी एफआईआईज ने भी जो है माल काफी बेचा है, और आप देखेंगे कि वही ट्रेंड के बेसिस पे कितनी फास्ट तरीके से हमने करेक्शन देखा। सो मुझे लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा रन अप इतने शॉर्ट टर्म में हुआ है, तो करेक्शन भी उतना ही स्टीप आ सकता है। सो ये मोर ऑफ अ कॉशन है rather than saying that the story is over. Second, as far as sectors are concerned, I think so banking and IT sector remains the backbone of any economy, especially for India. वो डेफिनेटली एक रहेगी। अभी जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कुछ चीजों को सेक्टर्स में, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, एंड एक थोड़ी सी नॉर्मेलिटी आ जाएगी तो फिर आपके पास वापस से क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन, जिसके भी पोर्टफोलियो में जिनको जो अच्छा लगता है, वहां पे आपको एक बेटर प्राइसिंग मिलेगी एंटर करने के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली आप किस प्राइस पे बाय करते हो और फिर कहाँ मार्केट जाता है, वही आपका रिटर्न है। अगर आप हाई पे ही सब कुछ लेने जाएंगे, ज्यादा एलोकेशन कर देंगे, तो रिटर्न कैसे बनेगा? बहुत जनों ने 2008 के पीक में पैसे लगाए थे, और हम क्योंकि ये चर्चा कर रहे थे कि कुछ फिगर 2008 के भी हम कंपेयर कर रहे थे, तो जितना मुझे याद है, और मैं तो अपनी पोर्टफोलियो की बात कहूंगा, 2008 के पीक पे जो इन्वेस्टमेंट्स हुए, स्पेशली बिफोर द क्राइसिस हैपेंड, उनके भाव आने में 4 साल लगे थे। अब आज के माहौल में तो किसी को याद रहेगा नहीं, क्योंकि मंदी के अंदर में सब कुछ याद रहता है, तेजी के टाइम पे हम सब भूल जाते हैं। तो एंट्री पॉइंट अगर आपकी थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, तो वो भाव आने में बहुत समय लग जाता है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए।
इस माहौल में तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही कर लेना चाहिए। करेक्ट। सोमनाथ जी, एक चीज़ बताइए, आपने जो अपनी पूरी रिसर्च की मिड कैप वाली, एक इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप उसको बहुत पसंद आते हैं, उस पर उसका ज़्यादा दिलचस्पी होती है, उसको एक दो पॉइंट जो बहुत कॉशियस रहना चाहिए कि इस बात का ख्याल आप हमेशा रखें किसी भी बाजार में, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप आपको बहुत पसंद आते हैं, तो चूँकि आपने लंबी रिसर्च की, तो आपके हिसाब से एक दो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जो बहुत ज़रूरी, जिनको ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, मैं एक पुराना शेर है वो याद आ गया इस पे कि उम्र भर एक ही भूल करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी हम आईना साफ करते रहे। तो जो जो रिस्क जो है ना वो कहीं और है, और ज्यादातर जो बातें होती है वो कहीं और होती है। जो रिस्क है वो सिस्टेमिक है, सिस्टेमिक रिस्क आर देयर। चाहे वो ऑयल प्राइस का रिस्क हो, चाहे वो ग्लोबल मैक्रो स्पेशली यूएस मैक्रो का रिस्क हो, और काफी लोगों को ये लोग और काफी लोग ये सोच नहीं रहे, यूएस का ये रिस्क नहीं है कि रिसेशन कब आएगा। ये हम पूरा साल ये पूरा 2023 हम सोचते रहे अभी रिसेशन आएगा, अभी रिसेशन आएगा। ये हो सकता है कि कोई रिसेशन ही ना हो, और ये सॉफ्ट लैंडिंग हार्ड लैंडिंग की जो बात हो रही है, ये हो सकता है कि देयर इज अ सिनेरियो ऑफ नो लैंडिंग एट ऑल। आप अगर देखें, थोड़े दिन पहले जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमन आए थे, वो कह रहे थे कि ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो यूएस फेड फंड्स रेट है वो 5% की जगह 7% नॉर्मल हो जाए, किसे पता। तो रिस्क जो है वो सिस्टेमिक है, और जब सिस्टेमिक रिस्क आती हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे मार्केट पे पड़ता है, पूरे बाजार पे पड़ेगा। ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा कि अच्छा यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत है स्पेशली स्मॉल कैप्स में, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी का थोड़ा चैलेंज है। बट ऐसा कोई जो जो जब इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वो इतना वक्त दे सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट को कि ठीक से सोच लें कि जिसपे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये सिस्टेमिक रिस्क को कैसे झेल पाएगा, और उसकी जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है उस कंपनी की वो कैसे बढ़ेंगी अगले 1-2-3 सालों में। अगर वो इतना वक्त उस पर दे सकते हैं तभी वो डायरेक्टली करें, वरना रिटेल के लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड या कोई पीएमएस या ऐसा कोई फंड से करना जरूरी है, क्योंकि फिर वहां पे लोग बैठे हैं जिनका काम है दिन भर यही करना। तो मुझे लगता है कि रिस्क जो है वो ज्यादातर सिस्टेमिक मैक्रो रिस्क हैं। उसमें हिंदुस्तान का खुद का रिस्क भी जुड़ा हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंप्लेसेंसी अराउंड कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 7-8% होता रहेगा, हमारा कंजम्पशन ग्रोथ ऐसा बढ़ता रहेगा। मुझे नहीं लगता इतना आसानी से होगा। ये जो प्राइवेट कैपेक्स की बात हो रही है, हम पिछले 3-4 सालों से ये बात सुन रहे हैं, हम जैसे लोग बोल भी रहे हैं कि प्राइवेट कैपेक्स होगा, प्राइवेट कैपेक्स होगा। काफी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें से ये सब उभर के भी आता है कि हो रहा है, लेकिन अगर आप फिर से डेटा देखें, ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे ये साबित हो कि प्राइवेट कैपेक्स में बढ़ोतरी हुई है। अगर कुछ है तो प्राइवेट कैपेक्स हैज सेटल्ड डाउन टू अ मच लोअर बेस देन वी हैव सीन इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी। तो और जो बढ़ा है पिछले 1-2 सालों में वो है पब्लिक कैपेक्स। सरकार की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, और वहां पे काफी काम भी हो रहा है। और थोड़े बहुत स्टॉक्स, अभी किसी ने बोला रेलवेज, डिफेंस, वहां पे थोड़ा सा वो जो पब्लिक कैपेक्स में बढ़ोतरी हुई है उसका भी इम्पैक्ट आया है। लेकिन प्राइवेट कैपेक्स में जो रिकवरी की लोग बातें करते हैं वो अभी बात ही है, वो अभी स्टोरी है, लेकिन अभी डेटा आंकड़ों में उसका कोई रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा। तो हमारी जो रिस्क्स हैं वो मैक्रो वाली हैं, लेकिन हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो माइक्रो वाली है। हर एक सेक्टर में, आपने कहा कि सारे सेक्टर चले हैं, सेक्टर्स नहीं चले हैं, सारे सेक्टर्स में 2-2, 3-3 ऐसी कंपनियां हैं जो चली हैं उसके, और
सबके चलने के अलग अलग कारण भी हैं। जैसे आपने पावर सेक्टर की बात की, वो 10-15 सालों से पावर सेक्टर कुछ आप उन स्टॉक्स को देख लें, 10-15 सालों से कुछ नहीं किया था। तो अभी पिछले 1-2 साल में शार्प 3-4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। इज जस्ट कैचिंग अप विद अ वेरी लॉन्ग टर्म अंडर परफॉर्मेंस इन द पास्ट। तो हर एक सेक्टर में कुछ कंपनियां हैं जो जिन्होंने अच्छी की हैं, और कुछ नई कंपनियां भी आ रही हैं, लिस्ट हो रही है मार्केट में, उनमें से कुछ अच्छी भी हैं। तो हमारी अपॉर्चुनिटीज माइक्रो हैं, हमारे रिस्क मैक्रो हैं। सो इन्वेस्टमेंट जो करता है उनको ये समझना पड़ेगा और इसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और आखिरी बात, एक अभी अभिषेक ने बोला ऑन एंट्री प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल जो मनी मैनेजर्स हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिमाग में रखना। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं ये कह दूं कि टाइमिंग से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स नॉट टाइमिंग द मार्केट बट टाइम इन द मार्केट दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अगर 20-25 साल का निफ्टी या किसी भी इंडेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले जी, अगर आपकी टाइमिंग सबसे खराब हुई है तो आप 2004 में आए हैं, आप 2008 में आए हैं, 2000 में आए हैं, फिर भी आपका अगर होल्डिंग पीरियड 5-6 साल रहा है, आपकी रिटर्न्स खराब नहीं हुई है। सो रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो ही शुड हैव पेशेंस इन द मार्केट। तो बिल्कुल सोमनाथ जी, जो है सबसे बुरा दिन और सबसे अच्छा दिन अगर आपने मिस कर दिया है तो रिटर्न गड़बड़ा जाएगा आपका। ये बेसिकली इसका मतलब ये है। 2020 में भी अगर आप मान लीजिए 2018 में इन्वेस्टेड थे या 2020 में इन्वेस्टेड होते कोविड वाले बाद में, तो आप रिटर्न देखिए, या 2008-7 में जो पीक बना था, जिसने उस पीक पे मतलब 25 दिसंबर 2007 को जिसने निवेश किया होगा और आज वो कैलकुलेट करेगा, उसका रिटर्न भी 2-3 गुना हो चुका होगा, राइट। तो गिविंग टाइम टू द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री कब आप ले रहे हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कितना समय आप दे रहे हैं। तो एक बेस्ट डे, एक वर्स्ट डे को आपको शायद ध्यान रखना चाहिए, दोनों आपके उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। सेक्टोरली सर इसमें हुआ क्या है दरअसल, जैसे आप पावर में देखिए तो हर सेक्टर में 10-20 कंपनियां रिप्रेजेंटेटिव होती है। वैसे तो 6000 कंपनी लिस्टेड है, उसमें से 10, 20, 25, 30 जो होती है जिनके नाम आम फहम होते हैं। इस बार ऐसा हुआ है जो मैं देख रहा हूं कि वो किसी भी सेक्टर में जाइए वो 10-20 चले हुए हैं सब में, मतलब ऐसी। इवन आप देखिए जैसे कोई स्मार्ट मीटर की खबर आई, उस सेक्टर के जितने नाम आपको याद आ रहे होंगे आप उठा के देखिए 4 गुना हो चुके हैं। पता नहीं ऐसा क्या दुनिया में बदल जाएगा उनकी लाइफ में, लेकिन ऐसा हो रहा है। एनीवे, खैर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन, ये चर्चा थी कि मार्केट में सिस्टमिक रिस्क है, यानी कोरोना आएगा तो फिर क्या आ रही है, अमीर क्या गरीब क्या मंत्री क्या संतरी, सबके ऊपर असर पड़ेगा। यही है ना सिस्टमिक रिस्क, तो उससे डरना चाहिए रादर कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से लौट के आएंगे तो मेरा एक सवाल है, इसका मुझे जवाब चाहिए कि बैंक और IT सेक्टर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं तो मार्केट कैसे चलेगा। छोटे से ब्रेक के बाद और आज वीकेंड मार्केट अड्डा में चर्चा हो रही कि मार्केट में दरअसल हो क्या रहा है और किस तरीके से अप्रोच किया जाए। तो उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तमाम चीज़ें आई हैं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमने पिछले काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं कि IT सेक्टर पे अंडरवेट हैं म्यूचुअल फंड, PMS, इंडिविजुअल, जिसको भी पूछो कि IT उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है 2-3 क्वार्टर तक। और बैंक में भी लार्ज कैप वाले बैंक आप देखिए हिल नहीं रहे वो। तो ये जो 2 सबसे बड़े सेक्टर, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले सेक्टर है मार्केट के, और वही नहीं चल रहा तो मार्केट कैसे चलेगा। जसप्रीत जी, कैसे चलेगा मार्केट जब यही नहीं चल रहा है IT और बैंक? बैंक में उतना टेंशन नहीं है, बिकॉज अभी रीसेंट डेटा देखें, जैसे कल जो आया 15% का क्रेडिट ग्रोथ है, बहुत, और एक्सपेक्टेशन भी ब्रॉडली ये है कि अगले 1-2 साल मजबूती बने रहेगी एज लॉन्ग एज GDP 7% प्लस माइनस रहेगा। तो आई एग्री, वो जो टॉप 3 लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एक जो टॉप PSU बैंक है, उसका ही शेयर इतना बड़ा है कि वो वो नहीं चलता तो पूरा इंडेक्स, स्पेशली द नंबर 1 जायंट जो भी मर्जर होके और भी बड़ा हो गया है, वही नहीं चलेगा तो फिर इंडेक्स कैसे चलेगा। तो बट आई थिंक उसमें इतना बड़ा वो नहीं है, इट विल कैच अप रीजनेबली सून। ज्यादा आई थिंक सोच या फिर इंडेक्सेशन अंडरवेट ओवरवेट जो ज्यादा वो है ट्रबलिंग, विच इज ऑन द IT साइड। और जो कल जैसे एक्सेंचर का आया है बोथ रिजल्ट
का जो ट्रेंड है एज वेल एज आउटलुक का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, इनफैक्ट न्यूट्रल भी नहीं है। तो अब वो अलग बात है कि ये पूरा कैलेंडर ईयर चला गया, रिसेशन नहीं आया है, भले वो ठीक है, बट टुवर्ड्स द एंड उम्मीद थी कि थोड़ा ग्रीन शूट्स उभर के आए फॉर द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, जो एटलीस्ट नहीं आ रहे हैं अभी तक। और आप रिसेंट हमने जितनी भी कमेंट्री सुनी है आईटी कंपनीज के साथ, सब बोल रहे हैं कि सब ठीक है, 10-15% ग्रोथ के अराउंड रहेगा। जो लार्ज कंपनीज हैं वो जरूर दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, चाहे वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज कंपनीज अपना रही हैं, कंसोलिडेशन चल रहा है, या ग्रोथ रेट्स यूएस, यूरोप, सम लार्ज पार्ट ऑफ एशिया उतनी अच्छी नहीं है। तो आईटी में आई वुड से जरूर वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस। बैंक आई एम नॉट वेरी डिस्टर्ब्ड और व्हाटएवर, उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है नीरज जी। बैंक्स और द एंटायर बीएफएसआई में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, एनबीएफसी, नॉन लेंडिंग, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अल्फा बन जाता है, वो फॉर मल्टी कैप पीएमएसएस एंड फंड्स लाइक अस वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आईटी में जरूर दिक्कत आती है, बट इंडेक्स पे ऑब्वियसली वो एक कितने समय तक दिक्कत लग रही है अभी आईटी में? अभी कितना और समय लगेगा ठीक होने में? आईटी में कितना समय लगेगा? कितना और आपको लगता है कितने और क्वार्टर तक प्रॉब्लम ये रह सकती है? ये मेरे ख्याल से तो 2 क्वार्टर वन विल हैव टू वेट आउट, सो विच मींस कि क्वार्टर 2 की कमेंट्री ऑब्वियसली जो भी आएगी, एंड द अर्लीस्ट, आई मीन अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक व्यू लूं तो आई वुड से Jan end, which is like the start of end of quarter 3, but realistically बात करें तो वो quarter 4 हो ही जाएगा, because उससे पहले तो मुश्किल लग रहा है आईटी को to come back to a reasonable rhythm। एक बार के लिए एक बाउंस बैक जरूर आता है, बीच में आता भी रहता है, ऐसा नहीं है कि ये इट्स बीन अ लैगर्ड कंटिन्यूअसली, एक महीना वो बीच में बाउंस बैक देता है, बट वो सस्टेन नहीं करता है। तो सस्टेनेबल वाली जो एक बात है वो मेरे को लग रहा है कि सम टाइम इन दैट JFM quarter ही आएगी at the earliest, if at all. Otherwise, maybe sometime even after that. जी सुनील जी, आपका क्या व्यू है आईटी और बैंकिंग में? मेरे ख्याल में आईटी में अभी भी हवा थोड़ा है, क्योंकि मेरा एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से मैं उसको ट्रैक कर रहा हूं। तो क्या हुआ कि कोविड के पहले आईटी का एक प्रेडिक्टेबल ग्रोथ रेट था, और वो एक हाई सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट ग्रोथ को मार्केट डिस्काउंट करके उसका जो वैल्यूएशन था एक सेफ्टी सेक्टर के ओर था। फॉरेनर्स भी ज्यादा निवेश कर रहे थे हमारे आईटी में, वैसा था। कोविड के टाइम में क्या हुआ, सडनली अरे वापस Y2K का समय आ गया, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी बातें करके आईटी को एक ग्रोथ सेक्टर में सडनली कन्वर्ट करके उसकी पी रेशो में एक्सपेंशन बहुत हो गई थी कोविड फेज में। अब उसके बाद जो सिचुएशन कोविड के बाहर आए हम, फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस आई, तो वर्ल्ड की स्लोडाउन है, तो मेरे लिए वो बाइंग जो हो रहा था आईटी में इससे ज्यादा गिरावट आनी थी, क्योंकि पैसिव फ्लोस जो आते हैं ना ईटीएफ के जरिए, वर्ल्ड की मूव देखिए फ्लोस ज्यादातर पैसिव बन गए, तो उस पैसिव फ्लो जो इंडिया की ओर एक इंडिया इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ इसमें आती है, तो आईटी को खरीदारी का सपोर्ट मिल रहा था। इसलिए जो हवा बनी थी कोविड के फेस में उतना गिरावट नहीं आने दिया। तो मेरे ख्याल में उस स्थिति को अभी भी मेरे ख्याल में आईटी में थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म आईटी को वापस अपना एक स्टेबल सिस्टमिक ग्रोथ ऑफ हाई सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट उस स्टेज में आके जो वैल्यूएशन उसका हक बनता है वो आने में अभी भी टाइम लगता है। और मेरी सोच सेम है जैसे जसप्रीत कह रहे थे कि एंड ऑफ द जेएफएम क्वार्टर और मे बी समटाइम ड्यूरिंग अप्रैल में जून क्वार्टर में ही थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद ही वो लेवल एक रीजनेबल लेवल पे आएगा। तो आईटी में मैं अंडरवेट हूं। मानते हैं कि ऐसे वक्त में इंडिविजुअल कंपनीज दूसरी कंपनी से मार्केट शेयर छीन सकती है, तो स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक बाइस तो हो सकते हैं, मगर ओवरऑल एज ए सेक्टर मैं मानता हूं कि 2 क्वार्टर के लिए दबाव रहेगी। बैंकिंग में भी मैं सहमत हूं जसप्रीत के साथ कि बात बनती है कि क्या ओवर बाइंग हुआ है, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स में इतना हुआ है तो करेक्शन का असर भी उधर दिखता है, फ्लोज के असर भी दिखता है, और बड़ी दिग्गज में जो एक मर्जर हुआ है उसके कारण ओनरशिप ऑटोमेटिकली डबल दिख रहा है एक ही स्टॉक में, तो थोड़ा बहुत पैरिंग हुआ है। मगर ब्रॉड सिनेरियो आप देखें तो 2 चीज बनती है, एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ी घटने की दिख रहे थे, इसलिए थोड़ा उधर दिलचस्पी कम हुआ था। मगर मैं क्या कह रहा हूं कि भले ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े गिरे, क्रेडिट ग्रोथ इतना है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी कहते हैं ना, यानी निम इंटू लोन बुक,
वो एब्सोल्यूट ईपीएस ग्रोथ को प्रोटेक्ट करेगी और बैंक्स की अच्छी ग्रो करेगी। तो मेरे ख्याल में अभी भी बीएफआई स्पेस में आप खरीद सकते हैं, आपका डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है और अपसाइड भी है। मानते हैं कि सिक्लिकल सेक्टर की तरह आप 30-40% पर एनम रिटर्न को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मगर एक सॉलिड डबल डिजिट रिटर्न अभी भी आपको बीएफएसआई बैंकिंग स्पेस से मिल सकता है और में डाउनसाइड रिस्क भी मेरे ख्याल में प्रोटेक्टेड है, क्योंकि माहौल जो हो रहा है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ये फेस्टिवल सीजन और आने वाली समर में आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो ईएमआई के थ्रू खरीदारी होती है, ऑटो सेक्टर में जो गाड़ियां खरीदते हैं, हाउसिंग में, ये सब एक रिटेल लेंडिंग को थोड़ी सपोर्ट और बिल्डअप देंगी। और कैपेक्स साइकिल जो अगले 2-3 साल में बढ़ती हुई दिख रहे हैं, वहां पे भी लेंडिंग का जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगा और अल्टीमेटली बैंक्स की एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स एक अच्छी दिशा में बढ़ती जाएगी और आपको अच्छा रिटर्न सर इस लेवल पे भी बन सकता है। स्प्रेड का चैलेंज रहेगा, क्योंकि इंडिया की जो प्रॉब्लम हो रही है ना कि अभी मान लीजिए आरबीआई कुछ नहीं कर रहा है, पीक हो गया रेट और डिपॉजिट आप हाई रेट पे ले ही रहे हैं बैंकों के सामने, तो जब वो गिरना शुरू होगा तो थोड़ा स्प्रेड का इशू आएगा। तो कैपिटल प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली रहेगी, पैसा कितना बनेगा बैंकिंग में, बल्कि जो एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस है वहाँ बहुत पैसा बनने की संभावना है, वहाँ पे चूंकि क्रेडिट कॉस्ट बहुत नीचे है, तो मैं भी खैर उसमें देखते हैं। अग्रवाल साहब, आप क्या आईटी और बैंक में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? क्योंकि ये सबसे इस समय इग्नोर्ड सेक्टर, लोग कहते हैं ना अगले 6 महीने देखो ना, अभी क्यों देख रहे हो, तो इसलिए मैंने पूछ लिया पहले जसप्रीत जी से कि और कितने महीने रुकना है, तो उन्होंने कहा 6 महीने। तो हमने कहा ठीक है, उसके आगे की बात बताइए, खरीदा जाए क्या, लोग देखें इस तरफ? अग्रवाल साहब, मुझे लग रहा है कि बिकॉज बाकी जगह पे एक तरफा तेजी चल रही है, तो ये सेक्टर जो कि एक टाइम पे एक सेफ नेट जैसा देखते थे, वहां पे अटेंशन कम है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेक्टर में परफॉर्मेंस नहीं है या ये सेक्टर चलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव व्यू के साथ बैठा हूँ। यहाँ पे चॉइस की बात आ जाएगी कि हम किस तरह के सेक्टर को या स्टॉक को देख रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जहां तक बैंकिंग में आपने जैसे कहा कि ट्रेडिशनल बैंकिंग को छोड़ के अगर हम एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस और जैसी कंपनियों को अगर हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सस्टेनेबल ग्रोथ है एंड दे आर डिलीवरिंग दैट। यहाँ पे मार्जिन भी बेटर है। तो जो मार्जिन प्रेशर की आपने बात कही, यस, जहाँ पे एक बैंक टिपिकली एक बहुत सेफ बेट लेने की कोशिश करता है, तो वहां पे ऑफकोर्स उनकी लेंडिंग रेट्स भी कम होती है एंड डिपॉजिट कॉस्ट के सामने फिर उनका निम जो है वो एक रीजनेबली सिंगल डिजिट में बहुत ही नैरो माइंड में रहता है। और थोड़ा सा भी इतनी बड़ी बुक के अंदर में जहाँ पे भी कॉम्प्रेशन आता है, तो डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट हमको बॉटम लाइन में दिख जाती है। बट अदर देन दैट, इतने बड़े वाइड सेक्टर में फाइनेंशियल में अगर हम देखें, तो इन जिन सेक्टरों की मैंने नाम कहे, वहां पे दे आर हैविंग अ बिगर स्प्रेड एंड स्टिल, क्योंकि वो लेंडिंग ही थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेके करते हैं अगेंस्ट द बैंक, तो वहां पे एक उनको ग्रोथ भी मिलती है, वो अनटैप मार्केट में भी प्ले कर पाते हैं और मार्जिन भी बड़े रहते हैं। सो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में मेरा तो ये कहना है कि इस पे लॉन्ग रहना इंपॉर्टेंट है, इसमें एलोकेशन कर सकते हैं। आईटी की जहां तक बात है, इस बार फॉर चेंज, नॉर्मली मैं हमेशा मैंने स्मॉल कैप को सपोर्ट करता हूँ आईटी कंपनीज में, बट इस बार मेरा रुझान लार्ज कैप कंपनीज पर है। मुझे लग रहा है कि इस समय इस तरह के मार्केट में लार्ज कैप आईटीज के साथ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी है अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की, मार्जिन को प्रोटेक्ट करने की, बिकॉज द साइज फैक्टर जो आता है। देखिए, यूएस एंड यूरोप बोथ आर डेफिनेटली नॉट इन द ग्रेटेस्ट शेप एज वी वुड हैव नोन। पोस्ट कोविड यूरोप तो डेफिनेटली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे ही है, एंड यूएस के अंदर में जो है कहीं कुछ जैसी बात होती रहती है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आईटी अगर सेक्टर प्ले करना है तो लार्ज कैप आईटी कंपनीज को देखना चाहिए, एंड जहां पे हम बात करें बैंकिंग की, तो वहां पे बियॉन्ड पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स जो बाकी अदर स्पेस है वहां पे देखना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। तो जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बैंक और फाइनेंस में, उसके हम लोगों ने डिस्कशन किया और पूरे मार्केट को समझने की कोशिश की कि चल क्या रहा मार्केट में, तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई। सोमनाथ जी, आपका बहुत शुक्रिया और कि आप पहली बार आए और आप आते रहिए सर। होपफुली हमारे दर्शकों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। हमारे बाकी सारे मेहमान आते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे। ऐसे ही अगले हफ्ते फिर कई नए इश्यूज़ को हम लेके आएंगे और आपकी समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सर। हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए और हो सके तो कोई बढ़िया सी एक मूवी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।